हिंडनबर्ग रिसर्च के एक एक्स पोस्ट में आया कि भारतवासियों कुछ बड़ा होने वाला है। वो यह बताना भूल गए कि क्या बड़ा हो रहा था। फिर राहुल गांधी, जयराम रमेश, रवीश कुमार आदि कटोरी में रिफाइंड तेल लेकर उस बड़ी होती वस्तु को और भी बड़ा करने लगे। वह था भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास दिखाने वाले निवेशकों का डंडा। हिंडनबर्ग के हिडन स्थान में वह डंडा वर्ग के आकार का घाव कर गया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के ग्राफ में आप सबने कभी कभी एक नुकीला तीर देखा होगा। इन सारे यूट्यूबरों के स्थान विशेष में वह तीर पहले गप्प से घुसा और उसके अग्रभाग के तिकोने होने के कारण वह अभी बाहर नहीं आ पा रहा है। वो तो नहीं हुआ, मार्केट के खुलने पर थोड़ा नीचे जाकर वापस सूचकांक हरा हो गया, जिससे रवीश की लाल हो गई जीभ, जिससे एंडरसन की टट्टी चाट रहा था, क्योंकि उस शॉर्ट सेलर के हिडन स्थान से आज केवल रक्त ही निकल रहा होगा। अब रवीश को भी पता चल रहा होगा कि काले पत्थर से किसका क्या संबंध है। वो स्वीडन के इस स्थान पर इस ऑस्ट्रियाई एयरलाइंस के प्लेन पर बैठकर अब जा सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों को सुनकर मुंह से यही निकलता है। खैर, जिनका डीएनए ही घूस के पैसों से निर्मित हो, जिनका बाप कार्यालय में आने वालों की जेब से पैसे छीन कर निकाल लेता हो, जिसका भाई बच्चियों का दलाल हो, वो यदि भारत के डूबने की आशा में बैठा हुआ हो तो आश्चर्य क्या। कूड़ा कुमार, अरे कहां छुपा है हिंडनबर्ग के दलाल? अबे ओ एंडरसन के पालतू सुअर, वेयर आर यू रबिश? इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहा है। लोटा लेके हिंडन नदी किनारे गया था ना, क्या हुआ? एंडरसन मिला क्या? सिक्के डाले इस बार या नहीं? क्या कहा? गिट्टी डाल दिया और तूने उससे धो भी लिया, रक्त निकलने लगा। बहुत बुरा हुआ कूड़े। यार, स्टॉक मार्केट भी नहीं गिरा, जबकि राहुल गांधी ने भी करोड़ों रुपए स्वयं इन्वेस्ट करने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने से परोक्ष रूप से मना किया था। और उस विदेशी कुत्ते की टट्टी चाटने वाले भारतीय दलाल यूट्यूबर समूह का पेट भरा या नहीं? स्टॉक मार्केट का तो बाल भर का भी अंतर नहीं पड़ा। और तू तो जानता ही है, मैं जब बाल बोल रहा हूं तो बाल बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। और तेरा क्या जाता है, लेकिन तेरा तो डीएनए ही खराब है। चलिए एक लघु प्रेम कथा यानी लप्रेक बताता हूं। हिंदी के एक बहुत बड़े पत्रकार हुए, बाद में यूट्यूबर बन गए और पैसे ले लेकर वीडियो बनाने लगे। जहां कुछ नहीं होता वहां भी कुछ न कुछ ले आते हैं। इनके पिता थे एक पांडे जी, पटना सेक्रेटेरिएट के एक भवन में बैठा करते थे, क्लर्क थे। बिहार के सबसे भ्रष्ट क्लर्क या बड़ा बाबू का नाम यदि लिया जाएगा कभी, और वह संख्या यदि शून्य भी होगी, तब भी पांडे जी का नाम स्वतः दुबई से केरल आए अब्दुल के पिछवाड़े में डले गोल्ड पेस्ट की तरह प्रकाशित हो जाएगा और उसी से बने स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इस बड़े बाबू से जो भी मिलने जाता था वो अपनी जेब में 10-20 रुपये लेकर के ही जाता था। बाकी पैसे कहीं और, जैसे कि कार आदि में या किसी व्यक्ति को नीचे कि तुम इसकी रक्षा करो, वहीं पे छोड़ के आता था। पांडे जी आने वाले के शर्ट की जेब और पैंट के भीतरी पॉकेट तक टटोल कर पैसे निकाल लेते थे। और ये कोई मैं बनी बनाई कथा नहीं बता रहा हूं, अक्षरशः सत्य बात है। इनके घूस खाने की कृपा से 2 पुत्र बाद में कालांतर में हुए। एक किसी बालिका गृह कांड और सेक्स रैकेट में दलाली करता पाया गया और दूसरा खबरों की दलाली करता रहता है। तो यह थी दलाली के पैसों से प्रेम की एक छोटी सी लघु प्रेम कथा लप्रेक। अब वापस आते हैं विषय पर। हिंडनबर्ग रिसर्च के एक एक्स पोस्ट में आया कि भारतवासियों कुछ बड़ा होने वाला है। वो यह बताना भूल गए कि क्या बड़ा हो रहा था। फिर राहुल गांधी, जयराम रमेश, रवीश कुमार आदि कटोरी में रिफाइंड तेल लेकर उस बड़ी होती वस्तु को और भी बड़ा करने लगे। वो तेल डालते रहे, वस्तु बड़ी होती रही। रविवार का दिन था, पूरा दिन खाली था, तो और तेल डाला और मला, वह और बड़ा हुआ। सोमवार को स्टॉक मार्केट खुला और सबने देखा कि क्या बड़ा हो रहा था। वह था भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास दिखाने वाले निवेशकों का डंडा। जो ये तेल डाल रहे थे, वह डंडा तेल पी रहा था,
कि सोमवार होने दो बेटा। हिंडनबर्ग के हिडन स्थान में वह डंडा वर्ग के आकार का घाव कर गया। अभी रवीश, राहुल, जयराम समेत अन्य टट्टीखोर एंडरसन के घाव पर जीभ से स्नेहलेप लगा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी कि भारत के कुछ दलाल यूट्यूबरों को सामूहिक रूप से 4.5 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। उन सब ने अपना शनिवार रविवार छुट्टी के दिन भी पूरी मेहनत करके वीडियो बनाए कि कैसे अडानी के चक्कर में सेबी कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था अब डूबने वाली है, और उन सब ने अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट पोजीशन ले लिया कि लाल होते स्टॉक मार्केट से पूरा लाभ कमाया जाएगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के ग्राफ में आप सब ने कभी कभी एक नुकीला तीर देखा होगा। इन सारे यूट्यूबरों के स्थान विशेष में वह तीर पहले गप्प से घुसा और उसके अग्रभाग के तिकोने होने के कारण वह अभी बाहर नहीं आ पा रहा है। स्वयं को समझाने के लिए अब वो लोग गालिब का यह शेर पढ़ रहे हैं कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। शहजाद बताते हैं कि वीडियो तो बन गई, पर हिंडनबर्ग वालों ने इन्हें पैसे नहीं दिए क्योंकि उनकी मैया की छैया हो गई हैं। पत्रकार रवीश कुमार ने सोचा होगा कि सेबी के ट्विटर अकाउंट को लेकर ये फेक न्यूज चुपके से फैला देता हूं, उसमें अफेयर, अवेयर, फेयर, वेयर, लौरा सिंक्लेयर की कविता लिख डाली। इनके फॉलोअर्स में चरम सुख का ज्वार आ गया कि रवीश जी क्या लिख दिया है आपने। डर के मारे देखिए सेबी वालों ने अकाउंट प्राइवेट कर रखा है, जबकि सत्य यह है कि सेबी वालों ने लंबे समय से इन्हीं जैसे के कारण अकाउंट प्राइवेट कर रखा है। क्लिप कटवा भी इसका फैक्ट चेक करने गंजे की गर्दन पर चुम्मी देना बंद करके पिवट करके उसकी छाती से पीठ सटाकर लैपटॉप पे नहीं बैठा। न ही किसी जुबैर ने, जो कि आजकल विदेशी पत्रकारों से भी का फैक्ट चेकर यानी LKFC सुनता पाया जा रहा है, इस पर होंठ काटते हुए, पीछे दिख ही रहा होगा कैसे काटता है, ये नहीं कहा कि रवीश अब्बू आपने जो ट्वीट किया वो मिसलीडिंग है। रवीश ने आज कोई ट्वीट नहीं किया है, कल किया था, जिसमें ब्लैक स्टोन कंपनी को काला पत्थर लिखकर अपने नेगेटिव IQ फॉलोअर्स को आह्लादित कर दिया होगा कि देखा रवीश सर को, कंपनी का नाम नहीं भी लिखा और लिख भी दिया। ये होता है टैलेंट, शब्दों का खेल। साला भारत में जब छात्र आंदोलन होगा तो रवीश जी ही बनेंगे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। बेचारे ने लिखा कि एक फोन से पता चल सकता था इसको डाल लहसुन, फिर लिखा कि आज 12 बजे से पहले सेबी चीफ का इस्तीफा हो सकता है या पता चल जाएगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितना दम है। यहां जब रवीश यह लिखता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितना दम है, तो वह इस बात पर अपना दांव लगा रहा है कि भारतीय निवेशकों के कितने लाख करोड़ सामूहिक रूप से आज सोमवार को डूबेंगे। वो इसके डूबने की स्थिति में लाभान्वित भी होगा और फिर ट्विटर पर ज्ञान भी कि भारत की रेगुलेटरी संस्थाएं कैसी हैं, जिन्होंने गरीब निवेशकों के मुंह का निवाला छीन लिया और आज फ्री का राशन पाने वालों के पास अनाज तो है, चावल तो है, लेकिन जिस अडानी के स्टॉक को बेचकर वह शाम में मुर्गा खाने की सोच रहा था, आज नमक और पानी के साथ चावल खाकर सोएगा और मोदी को रोते हुए कोसेगा। इस विदेशी दलाल की भीतरी इच्छा यही थी कि सोमवार को मार्केट में वही हो जो पिछले वर्ष जनवरी में हुआ था। वो तो नहीं हुआ। मार्केट के खुलने पर थोड़ा नीचे जाकर वापस सूचकांक हरा हो गया, जिससे रवीश की लाल हो गई जीभ, जिससे एंडरसन की टट्टी चाट रहा था, क्योंकि उस शॉर्ट सेलर के हिडन स्थान से आज केवल रक्त ही निकल रहा होगा। भारत में रहकर एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें ना तो पहली बार कुछ साबित हुआ, न इस बार कोई भारतीय कैसे नाच सकता है, जबकि वो स्वयं निवेशकों के पैसे डूबने पर चिंतित होने का भी ढोंग करता है। जिसने भी यह रिपोर्ट पढ़ी उसने कहा कि इससे बेकार हास्यास्पद स्कैम के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। मेरा मित्र इस रिपोर्ट को समझाते हुए लिखता है कि मान लो अजीत कि मैं और तुम 20 वर्ष पहले एक ही स्थान पर खड़े थे, जो कि वस्तुतः हम सैनिक स्कूल तिलैया में थे भी। फिर मैंने शाओमी कंपनी ज्वाइन कर ली और छोड़ दी। उसके बाद 5 वर्ष बाद शाओमी पर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा।
इस कारण से अजीत तुम अपराधी हो, क्योंकि उस दिन मेरे साथ तुम खड़े थे। इसमें सेबी चीफ माधवीपुरी को अपराधी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग के अनुसार कोई अनिल आहूजा कभी अडानी की कंपनी में काम करता था। 2017 में उसने कंपनी छोड़ दी, लेकिन हिंडनबर्ग ने उसे ही अब अडानी का आदमी मान लिया है, क्योंकि अनिल आहूजा के सेबी चीफ माधवीपुरी और उनके पति धवल बुच से संबंध है, इसलिए ये पति पत्नी अडानी के खास दोस्त हो गए। ये कुछ ऐसा ही संबंध निकला अडानी और माधवी का कि उनके पास टाइम मशीन थी जिसमें उन्होंने सेबी चीफ बनने से वर्षों पहले ही अडानी की ऐसे मदद कर दी कि उनके सेबी चीफ बनने के बाद अडानी को लाभ पहुंच सके। इसको और दूसरे संदर्भ में भी मैं बताता, लेकिन रहने दीजिए, मुंह से गाली निकल जाएगी। एक बार आप सोचिए कि अडानी या भारत के स्टॉक मार्केट के डूबने से कोई क्यों प्रसन्न होगा। यदि ऐसा भी हो कि उसके डूबने से भारत को लाभ पहुंच रहा हो, तो समझ में आता है कि आप एक पत्रकार हैं और आपको भारत की चिंता है, इसलिए आप एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट को आधार बनाकर लिख और बोल रहे हैं। लेकिन यहां तो उल्टा है। पहली रिपोर्ट को ही सेबी ने, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, अमेरिकी संस्थाओं ने नकार दिया, पर आप उसी को पिछले 20 महीनों से चलाए जा रहे हैं। अमेरिका में ही इसी कंपनी की गतिविधियों पर रोक है, उन्हें संदिग्ध माना गया है, पर आप उसका समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अडानी और मोदी दोस्त हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर लौंडा नाच किया खोल के, निकला वहां पर भी यही ऑस्ट्रियाई एयरलाइन का प्लेन जिस पे ये लोगो लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। जब प्रत्यक्ष रूप से एक भी कंपनी पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, तो अफवाहों पर कार्य करने वाली विदेशी शॉर्ट सेलिंग कंपनी का सहारा लिया गया। ये वो लोग हैं जो भारतीय स्टॉक मार्केट के डूबने पर दांव लगाते हैं, लेंडर या दलाल से स्टॉक खरीदते हैं, मार्केट खुलते ही बेचते हैं मार्केट प्राइस पर, ताकि मार्केट पूरी तरह से गिर जाए और फिर गिरे दाम पर वापस खरीदकर स्टॉक को वापस दलाल को दे देते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें करोड़ों का लाभ होता है। हिंडनबर्ग ने अडानी के स्टॉक पर शॉर्ट सेलिंग करके 34 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। आपको क्या लगता है कि कुछ टुकड़े भारतीय यूट्यूबरों के आगे नहीं फेंके गए होंगे ताकि उसकी रिपोर्ट को गंभीरता और स्वीकार्यता दोनों मिल सके? इनका दुर्भाग्य है कि पहली बार में मुंह जलाने के बाद भारतीय निवेशकों ने मध्यमा उंगली न केवल दिखाई, बल्कि उस पर काले बड़े पत्थर को अंगूठी में जड़वा कर पहना और वो उंगली इनके स्थान विशेष में डालकर घुमा दी। अब रवीश को भी पता चल रहा होगा कि काले पत्थर से किसका क्या संबंध है। वो स्वीडन के इस स्थान पर इस ऑस्ट्रियाई एयरलाइंस के प्लेन पर बैठकर अब जा सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों को सुनकर मुंह से यही निकलता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से बहुत लोगों को समस्या है। वो यह देख नहीं पा रहे कि भारतीय व्यवसायी विश्व के सबसे बड़े धनाढ्यों में कैसे आ रहे हैं। उनसे पच नहीं रहा कि अडानी इतने पोर्ट क्यों खरीद रहा है। उनके लिए नया भारत दर्द का कारण है, क्योंकि इस देश को लंबे समय तक स्वाधीनता के बाद भी आर्थिक पराधीनता में लपेट कर रखा गया था। यह रवीश वैसा जोंक है जो भारत की आत्मनिर्भरता का उपहास इसलिए करता है कि मोदी ने आज बोला और कल भारत में ये सब चीजें क्यों नहीं बनने लगी, आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनता है भारत। साथ ही जो इस आत्मनिर्भर भारत में सामान बनाता है, वह चाहता है कि उसकी कंपनी केवल इसलिए डूब जाए क्योंकि मोदी के साथ उसकी फोटो है। सनद रहे कि अडानी पर मोदी के करीबी होने के कारण लाभ पाने के जितने भी आरोप हैं, एक भी सिद्ध नहीं हुए। सरकारी टेंडर जीतकर एयरपोर्ट बनाने पर रवीश समेत पूरे गिरोह ने बताया कि सरकार ने अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया। ये दिन के बुद्धिजीवी हैं। खैर, जिनका डीएनए ही घूस के पैसों से निर्मित हो, जिनका बाप कार्यालय में आने वालों की जेब से पैसे छीन कर निकाल लेता हो, जिसका भाई बच्चियों का दलाल हो, वो यदि भारत के डूबने की आशा में बैठा हुआ हो तो आश्चर्य क्या। वैसे कूड़े सर बाहर निकाल लो, अब तो चाटते चाटते तुम्हारी जीभ से लार भी निकलना बंद हो गया होगा। एंडरसन मिले तो मुझे बताना, मुझे पूछना है कि भारतीय बुक्काकी कैसी रही, बीबीसी कैसा था, बिचला बी माने ब्राउन, आगे समझदार ही हो, और हाँ, तुम्हारी माँ का